welcome back to YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for 9th class and for subject chemistry. Okay. ये हमारा कौन सा लेक्चर होगा? थर्ड लेक्चर होगा केमिस्ट्री के लिए। और चैप्टर कौन सा रहेगा हमारा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हमने जनरली 2 लेक्चर कर लिए थे। उस लेक्चर्स के अंदर हमने सीख लिया था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कौन सी थी और एटम्स के बारे में क्या क्या बताया गया था। ठीक है, एटम क्या होता है? ये एक इंडिविजिबल पार्टिकल माना गया था पहले, लेकिन अब तो ये डिवाइड हो जाता है। डिविजिबल मानते हैं इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अंदर। ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो एटम्स की जो डिफरेंट थ्योरीज दी गई थी डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एटम हो गया था। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो हम कैसे लिखते हैं? डाल्टन सिंबल क्या थे, या फिर लैटिन नेम से जो सिंबल्स लिए गए थे वो कैसे थे, वो हम सारा कुछ इतना पढ़ चुके थे। अब आता है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है वो कैसे स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक है, किसके अंदर? अपने जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर की कोई भी जो एलिमेंट है या जो कोई भी एटम है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसका एटॉमिक मास जो है वो स्पेसिफिक है। वो कैसे आया? तो बेटा किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक लेने के लिए हमें उसको किसी के साथ कोरिलेट कराना पड़ता है। हमें साथ में क्या लेना पड़ता है कि भाई उसके साथ उसको कोरिलेट करवाए। ठीक है, जैसे हमने रिलेटिव लिया, कौन लिया? कार्बन 12। ठीक है, कार्बन जो था, कार्बन 12 जो हमारे पास पार्टिकल था, कार्बन 12 जो हमारे पास एलिमेंट था, उसको हमने क्या माना? बेस माना, रिलेटिव माना, और फिर उसको मेन पॉइंट मान के और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने क्या कैलकुलेट किए? डिफरेंट एटॉमिक मास जो है डिफरेंट एटम्स के वो हमने कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास होता है वो किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है? कार्बन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, और कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं ना। 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है। कार्बन 6 से 12 में मिलता है, 6 13 में मिलता है और 6 14 में भी मिलता है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो कौन सी है? 6 से 12 वाली। ठीक है, कार्बन 6 से 12। तो इसके अंदर आप देखेंगे इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या अगर आप कैलकुलेट करोगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी 6 है और प्रोटॉन भी 6 है। क्योंकि आप जानते हो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था आपको कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं या जो प्रोटॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। और अगर हमें न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हो तो न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो? मास नंबर में से क्या घटा देते हो? एटॉमिक नंबर घटा देते हो। तो इसमें क्या आ जाएगा? वो क्या आ जाते हैं? न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं? 6 हैं, और प्रोटॉन्स भी कितने हैं? वो भी 6 हैं। तो इसको ही क्या माना गया हमारे पास? इसको ही क्या माना गया? रेफरेंस माना गया, मतलब रिलेटिव माना गया, रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस इसी को माना गया। इसको रेफरेंस रख के इसके मास के अकॉर्डिंग फिर देखा गया कि भाई कौन सा एलिमेंट जो है उसका मास इससे ज़्यादा है या इससे कम है। तो इसको मेन चीज़ मानी गई। जिस भी एलिमेंट का हमें मास कैलकुलेट करना है तो उसको देखना पड़ेगा कि उसका जो मास है वो इसके रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा कम है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका मास जो है वो स्पेसिफाई कर दिया गया। ठीक है, तो एटॉमिक मास की अगर डेफिनेशन कोई पूछे तो वो क्या लिखोगे आप? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ये क्या होगा? किसी भी एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास है जो किसी भी एलिमेंट का, वो क्या होगा? इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो उसके एटम का रिलेटिव मास होगा। ठीक है, विद द मास ऑफ द कार्बन 12। उसको रिलेट करना पड़ेगा, उसको कोरिलेट करना पड़ेगा किसके साथ? कार्बन 12 के साथ। तो कार्बन 12 जो है वो हमें मेन लेकर चलना, उसका जितना भी मास है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा वो स्पेसिफिक हैं। अब हमें कैलकुलेट करके नहीं देखने हैं कि कितना आएगा इसका एटॉमिक मास। ठीक है, और वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही पता लगाया जा सकता था। तो एक्स रे डिफ्रैक्शन से, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, इन सभी का यूज़ करके जो एटॉमिक मास है वो फाइंड आउट कर लिया गया था। ओके, अब कहते हैं कि जो 1U होता है, मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट, जो यूनिट होती है किसकी? एटॉमिक मास की, वो क्या होती थी पहले? AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो वो किसके बराबर आती है? 1.66 × 10⁻24 ग्राम। इतने ग्राम, तो 1U के अंदर इतने ग्राम प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखेंगे आप ये एक चीज़, 1.66 × 10⁻24 ग्राम। ओके, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, मोल कंसेप्ट पे इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो हम करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो 1U होता है वो 1.66 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। वहाँ पर मोल में हमारे पास ये कोरिलेट करेंगे हम इसके साथ भी। तो AMU एटॉमिक मास यूनिट, और इसको रिप्लेस करके फिर सिंपल क्या लिखने लग गए हैं? U लिखने लग गए हैं। U क्या है? यूनिट। तो 1U, 1 यूनिट किसके बराबर होती है? 1.66 × 10⁻24 ग्राम। तो एटॉमिक मास, समझ में आया? एटॉमिक मास जो है वो अपने आप से डिफाइन नहीं किए गए, वो रेफरेंस मान के डिफाइन किए गए हैं। और किसको रेफरेंस माना गया है? जो हमारे पास कार्बन 12 एटम है। ठीक है, उसको रेफरेंस मान के कि कार्बन 12 से कौन कितना भारी एटम्स है और कौन कितना हल्का एटम है, उसके
उसके अकॉर्डिंग उसका मास दिया गया है। ठीक है, तो ये पढ़ लिया था हमने, ये हो गया था। अब आता है हमारे पास मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स के बारे में देखो पहले एक बार। एटम जो होते हैं वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। एटम्स जो हैं वो किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं और आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ है ना। मॉलिक्यूल मतलब एटम एटम का जो कॉम्बिनेशन है वो कंबाइन कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। और अगर एटम में से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लॉस भी होंगे या फिर गेन भी होंगे। ठीक है, लॉस मतलब कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक एटम ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब लेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या बन जाते हैं, आयंस बन जाते हैं। ओके, तो एटम्स जो है वो दो फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन सी, एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है और दूसरी कौन सी होती है, आयनिक फॉर्म होती है। ओके, तो इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। एटम्स कंप्लीट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कौन सा है, मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, एक्चुअली मॉलिक्यूल है क्या। मॉलिक्यूल जो है अपने आप में बिल्कुल स्टेबल मॉलिक्यूल है, मतलब स्टेबल सब्सटेंस है। ठीक है, स्टेबल चीज़ है। जैसे किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करें, वाटर की बात करें, अमोनिया की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, शुगर की बात करें, NaCl की बात की जाए, तो ये सारे के सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स भी हैं इनके अंदर। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें रिएक्टिविटी के लिए कुछ बचा ही नहीं। ये इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, इनके एटम्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, तभी इनके जो एटम्स है वो कंबाइन कर चुके हैं। और एटम्स कंबाइन करने के बाद तुम्हारे पास क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या लिखोगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज नोन एज द मॉलिक्यूल। लिखेंगे आप इसमें, द कॉम्बिनेशन ऑफ atoms is called molecule. ठीक है, is called molecule and it is unreactive species. ठीक है, कैसी होती है ये, अनरिएक्टिव स्पीशीज होती है। अकेली पड़ी हुई है, वाटर इस तरीके से पड़ा हुआ है। ठीक है, अनरिएक्टिव है। NaCl जो है वो इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये भी अनरिएक्टिव है, लेकिन जब तक दोनों को कंबाइन नहीं करवाओगे तब तक रिएक्टिविटी नहीं आएगी। तो मॉलिक्यूलर स्पीशीज जो है कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपने आप में कैसा होता है, अनरिएक्टिव ही होता है, जब तक उनको किसी के साथ कंबाइन ना करवाया जाए। और मॉलिक्यूल बनता कैसे है, एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। एटम कंबाइन करते चले जाएंगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। अब बात ये भी आती है कि अगर 2 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा, डायटोमिक। 3 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, ट्राइएटोमिक। 4 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, टेट्राएटोमिक, पेंटाएटोमिक। तो इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं और 10 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये क्या था कि मॉलिक्यूल के बारे में हमने सीखा। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, छोटे से छोटा पार्टिकल है। ठीक है, अब वाटर है, वाटर का फॉर्मूला अगर तुम कहोगी वाटर का फॉर्मूला और छोटा बनना चाहिए तो वो थोड़ी ना होगा, वो तो यही रहेगा वाटर का फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, H2 ही रहेगा। और क्लोरीन गैस के लिए Cl2 ही रहेगा। ओजोन गैस के लिए O3 रहेगा। फॉस्फोरस जो है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसका फॉर्मूला वही रहेगा। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, बिल्कुल ही अनरिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। ठीक है, और एटम्स का कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। अभी कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स की टाइप है वो 2 टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पर लिख लो आप, 2 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट आएगा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। सेकंड कौन सा आ जाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। देखो मॉलिक्यूल है तो कॉम्बिनेशन तो दोनों के अंदर है। एलिमेंट यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स कंबाइन कर जाएंगे और यहाँ पर क्या है, कंपाउंड कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो है वो 2 या 2 से अधिक डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होगा और यहाँ पर क्या होगा, सेम एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, एटम्स जो है वो सेम एटम्स जो होंगे एलिमेंट के वही क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाते हैं। तो इसके लिए आप लिख सकते हो, इसमें एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म्ड बाय, इसके नीचे लिख लो ये कैसे बनते हैं, formed by same atoms of elements, same atoms of elements। ठीक है, सेम एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। इसका एग्जांपल कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे H2 है, Cl2 है, N2, O2, ठीक है, O3, P4, S8,
बहुत सारे एटम्स हैं ऐसे हैं जो मतलब कि सेम एटम से ही मिलकर बने होंगे, मतलब एलिमेंट्स के क्या होंगे, सेम एटम्स होने चाहिए। वो एटम्स जब कंबाइन कर देंगे तो उनसे किसका फॉर्मेशन होना तो मॉलिक्यूल का ही फॉर्मेशन है, लेकिन उसका नाम क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अलग अलग बताने के लिए। हायर क्लास में तो इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, मतलब यहाँ पर आपको ये क्लैरिफाई करवा रखा है यहाँ पे कि एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं वही कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट देखोगे आप, यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स हैं, यहाँ पर ओजोन के 3 एटम्स हैं, यहाँ पर फॉस्फोरस के 4 एटम्स हैं, और यहाँ पर सल्फर के 8 एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन सेम ही एलिमेंट है ना, यहाँ पे सल्फर के 8 एटम्स हैं, तो एलिमेंट तो सेम ही है, सल्फर है। यहाँ पर आ जाओ, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। यहाँ पर क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो होंगे वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, जैसे मैंने बोल दिया आपको H2O, तो देख सकते हो आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट है, और ये क्या है, एक ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन के जो है वो 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। अमोनिया मुझे, ठीक है, अमोनिया है, CH4 है, H2O है। ठीक है, H2O लिख दिया मैंने यहाँ पे, अमोनिया लिख दिया आपने, और क्या लिख सकते हो आप, HCl लिख सकते हो। ओके, तो ये क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स का तो कॉम्बिनेशन बनेगा, उससे तो मॉलिक्यूल बनेगा, उसको हमने क्या नाम दे दिया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स दे दिया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल बन चुके हैं ये कैसे हैं, अनरिएक्टिव ही होते हैं। ठीक है, जब तक इनको रिएक्ट ना करवाया जाए। ओके, तो ये क्या था, मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स 2 टाइप के होते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। इनको आप नोट कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। कर देती हूँ, देखो एक दो मॉलिक्यूल मैं आपको स्ट्रक्चरली बना के दिखा देती हूँ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे, जैसे देखो मॉलिक्यूल ऑफ N2, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन के जो या किसी भी जो भी एटम्स होते हैं उनको हम कैसे लेते हैं, स्फेरिकल लेते हैं। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन का ये एटम हो गया, एक नाइट्रोजन का एटम ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, सेम एटम्स कंबाइन कर गए। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का हो जाएगा। ठीक है, O2, ये ऑक्सीजन का, और ये भी किसका, ऑक्सीजन का है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, तो 2-3 एग्जांपल आप इस तरीके से लिख सकते हो। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में भी देख लो, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे ना, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर वाटर, तो वाटर की स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये ऑक्सीजन मान लिया मैंने। ठीक है, और तो हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए हैं, इसको मैंने अलग पेन से दिखा दिया। ठीक है, अलग मैंने इसको किससे दिखा दिया, जो ये है H2O, इसको मैंने किससे दिखा दिया, अलग से। ठीक है, ये कौन सा एलिमेंट है, ऊपर ऑक्सीजन एलिमेंट, और नीचे वाले दोनों कौन से हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर बन गई तुम्हारे पास वाटर। ओके, तो ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स होते हैं वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, इतना ये क्लियर हो गया आपको। ये अब चलते हैं, जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये केमिकल फॉर्मूला ही लिखे हुए हैं सारे के सारे। वाटर है H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2O। नाइट्रोजन गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, N2। ऑक्सीजन गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, O2 होगा। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, केमिकल फॉर्मूला एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, कि उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास के अंदर। ओके, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, उनका प्रोपोर्शन बाय मास तो कैसा रहेगा, फिक्स ही रहेगा ना। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल्स जो बनेंगे उनका प्रोपोर्शन बाय मास कैसा रहेगा, फिक्स रहता है। तो केमिकल फॉर्मूला की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स क्या, ऑल द एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट इन अ फॉर्मूला। ठीक है, इट प्रिडिक्ट्स अबाउट, लिखेंगे आप इसको, मैं आपको लिखवाई देती हूँ। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, chemical formula of a substance, chemical formula of a
substance is the composition of atoms of different elements in a molecule। ठीक है, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, एक एलिमेंट के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी एटम्स हैं उनकी कंपोजिशन शो करता है ये। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर आप लेंगे, एग्जांपल ले लो, वाटर का एग्जांपल ले लिया, अमोनिया का एग्जांपल ले लिया, मीथेन का एग्जांपल ले लिया, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो फिक्स्ड कंपोजिशन शो कर रहा है इसमें। ये क्या है, सभी के सभी फॉर्मूले हैं किसके, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा C6H12O6, वाटर का फॉर्मूला क्या होगा H2O होगा। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा NH3, मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होगा CH4 होगा। तो क्या बता रहा है, कंपोजिशन बता रहा है हर एक एटम की। ठीक है, कि भाई डिफरेंट एलिमेंट्स है। जैसे वाटर के अंदर अगर कोई पूछ ले आपसे कि भाई कितने तो एटम्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं और टोटल जो है वो एटम्स कितने प्रेजेंट है, तो टोटल एटम्स कितने हैं अगर वाटर के अंदर कोई पूछे तो 3 एटम्स होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने 2 और ऑक्सीजन का कितना है 1 है यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई ये पूछ ले कि भाई इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और दूसरा कौन सा है ऑक्सीजन एलिमेंट है। इसी प्रकार इसके अंदर भी आप बता सकते हो। ठीक है, कि C6H12O6 ये क्या है तुम्हारे पास, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसके अंदर इसकी कंपोजिशन कोई पूछ ले, कंपोजिशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर एटम्स बताइए, एलिमेंट्स बताइए, टोटल एटम्स बताइए, तो टोटल एटम्स आप काउंट करके बता सकते हो। या फिर ये पूछ ले कि स्पेशल जो है कार्बन के कितने एटम्स हैं, भैया 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं 12 हैं। ठीक है, या फिर ये पूछे कि इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर, इस ग्लूकोज वाले फॉर्मूले के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स भैया 3 है, कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है। तो आपको 1-2-3 चीज़ें और ध्यान रखनी है। देखो, जैसे मैंने आपको ये बोल दिया, अलग से समझेंगे आप ये, कि मैंने बोल दिया H2O। ठीक है, एक बोल दिया मैंने 2H2O, एक बोल दिया 2H2O। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ये जो H2O है इसके कितने मॉलिक्यूल हैं 1। अगर कोई भी आगे नहीं लगा हुआ था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो उसको कितना माना जाता है 1। तो ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर कितना मॉलिक्यूल है ये 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसको क्या बोलेंगे बेटा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे इसको 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। केमिकल फॉर्मूला जो बनता है ना वो तो 1 मॉलिक्यूल ही होता है बेटा। केमिकल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं ना तो वो 1 मॉलिक्यूल ही होगा ऑलवेज। हर एक मॉलिक्यूल का जो केमिकल फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो वो 1 मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल, ये इसको कंफ्यूज नहीं होना आप कभी भी, ये 1 आगे लगा हुआ होता है, इसका मतलब क्या है कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं 1। यहाँ पर वाटर के आगे 2 लगा हुआ है तो कितने मॉलिक्यूल हैं 2, वाटर के आगे 3 लगा हुआ हो तो कितने हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, कई बच्चे इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, मैंने लिख दिया H2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2H2। ठीक है, तो मॉलिक्यूल का केस तो आपको समझ में आ गया क्या, कि ये तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस का। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा H2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है H2। अगर कोई पूछ ले आपसे इन दोनों में क्या डिफरेंस है तो आप क्या बताओगे, इट इज़ द 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड दीज आर द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या लिखोगे आप इनमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसको क्या लिखोगे, ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गई ये बात। अब देखो इसी में ही बताती हूँ मैं आपको। अब अगर कोई पूछ ले, पहले तो ये पूछ लिया कि भाई मॉलिक्यूल बताओ कितने प्रेजेंट है। अब कोई पूछ ले कि भाई टोटल एटम्स बताओ इसके अंदर कितने हैं, किसके अंदर H2 के अंदर, H2 के अंदर टोटल एटम्स कितने हैं। तो टोटल एटम्स कितने हैं भाई, आपको दिख ही तो रहे होंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पर जो चीज़ लगी हुई होती है वो उसके होते हैं क्या एटम्स। ठीक है, तो टोटल एटम्स कितने हैं इसके, टोटल एटम्स कितने हैं 2 हैं। ठीक है, और एलिमेंट कितना है 1, एलिमेंट कितना है 1, और वो भी कौन सा एलिमेंट है हाइड्रोजन, और वो भी कौन सा एलिमेंट है हाइड्रोजन। क्लियर हो गई ये बात। अब आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ लिया किसी ने कि एलिमेंट्स कौन से हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, एलिमेंट कौन सा है, तो एलिमेंट कौन सा बेटा हाइड्रोजन, एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन। ठीक है, एटम्स पूछ ले टोटल एटम्स,
टोटल एटम्स कैसे काउंट करोगे? टोटल एटम्स कैसे काउंट करोगे बेटा? हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो 2 तो है ही है, लेकिन मोलिक्यूल बन गया है टोटल, तो ये 2 जो है 2 को आपको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ऑलवेज, ठीक है। अगर वो टोटल एटम्स पूछता है तो क्या पूछता है, टोटल एटम्स अगर पूछता है तो 2 को जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ओके। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, 2 होंगे, और यहाँ पर टोटल जो एटम्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्लियर हुई है बात, ठीक है। अब और देखो डिफरेंट के अंदर एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं आपको। जैसे अमोनिया, या मैंने ले लिया एक वाटर ले लिया, ठीक है। अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया गैस होती है बेटा, ठीक है, सफोकेशन काज करती है बहुत ज़्यादा, ओके। अमोनिया, इसके अंदर अगर कोई पूछे कि एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें अगर कोई पूछे एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, एक तो नाइट्रोजन एलिमेंट है और कौन सा है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, यही बात है ना, एक नाइट्रोजन एलिमेंट है और हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कौन कितने हैं, 2 हैं, लेकिन कौन कौन से हैं, एक नाइट्रोजन है और दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन है, ये तो चीज़ है। उसके बाद अगर कोई पूछ ले कि टोटल एटम्स कितने हैं, टोटल एटम काउंट करने हैं पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो हाइड्रोजन के एटम्स तो कितने हैं बेटा, 3, और नाइट्रोजन का कितना एटम है, 1, ठीक है। तो टोटल एटम्स कितने हुए, 4, हो गए। आपको ये पूछ ले कि हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन एटम्स, अगर हाइड्रोजन एटम्स की बात की जाए तो हाइड्रोजन एटम्स टोटल कितने हैं, 3 ही हैं, और नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं, 1 है। क्लियर हो गई आपको ये बात, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर के अंदर भी ऐसा ही है, वाटर के अंदर भी ऐसा ही है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 2, कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। टोटल एटम्स की अगर बात की जाए, टोटल एटम्स कितने आ जाएंगे, 3, उसमें से हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, और ऑक्सीजन का कितना आइटम है, 1 है, ठीक है। तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है इसको, ओके। अगर मैं यहाँ पर अमोनिया के आगे 2 लगा दूँ, अब देखो इसके लिए करेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ठीक है। इसके अंदर बताने हैं आपको, ये तो पता चल गया ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ये ऐसे बोलेंगे हम इसको। आपको पूछ ले कि नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं, नाइट्रोजन के एटम्स कितने हैं बेटा, ये 2 जो है वो दोनों के लिए काउंट होगा, नाइट्रोजन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए भी। तो नाइट्रोजन का अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे हम 1 मानते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करो इसकी, तो नाइट्रोजन के एटम्स कितने आ जाएंगे, 2, और हाइड्रोजन के कितने एटम्स आ जाएंगे बेटा, 3 2 ज़ा 6। क्लियर, ठीक है। यही आपको समझना है, इसको ध्यान में रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर ये आगे जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कितने एटम्स हैं। एटम्स का पता होगा तो आप उसके अकॉर्डिंग उसके एटॉमिक मास का एडिशन करके मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो अब एक चीज़ बताओ कि कोई भी एक वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो आपको क्या क्या चीज़ें बता रहा है, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो आपको क्या क्या बता रहा है, उसके बारे में आप क्या क्या जान सकते हो, ठीक है। वो किस चीज़ के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो लिखेंगे आप सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द केमिकल फॉर्मूला। कोई भी केमिकल फॉर्मूला उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले क्या बताता है कि वो मॉलिक्यूल के बारे में बताता है, ठीक है। क्या बताता है, कोई भी केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या बताएगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ओके। इट टेल्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, कि उसका 1 मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट है। अगर कोई कह दे कि आपके पास ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, तो वो 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल है। तो मतलब कहीं भी अगर आपको लिखा हुआ दिखे, फॉर्मूला लिखा हुआ दिखे, जैसे अमोनिया का फॉर्मूला किसी ने लिख के दे दिया आपको, ये NH3, पूछ लिया कि कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 मॉलिक्यूल है। तो इससे हमें यही समझ में आ रहा है, केमिकल फॉर्मूले से हमें क्या पता चल रहा है कि इसका क्या है, 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंपाउंड का क्या प्रेजेंट होता है, 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ओके। और क्या बताता है ये,
सेकंड पॉइंट और क्या बता सकता है, इट टेल्स अबाउट द एलिमेंट्स, टेल्स अबाउट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। और क्या बता सकता है, टेल्स अबाउट एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है, कितने एटम्स हैं या फिर एलिमेंट्स जो है वो कितने प्रेजेंट हैं इसके अंदर, ओके। डेफिनेट मास भी बताता है, और क्या बताता है, टेल्स अबाउट डेफिनेट मास, डेफिनेट मास ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। डिफरेंट डेफिनेट मास बताएगा एलिमेंट्स का, इसके अंदर कितना प्रेजेंट होगा, ठीक है। और एक चीज़ और जो हम आगे सीखने वाले हैं इसी के अंदर ही 1 मोल के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, 1 मोल, टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। अगर मैंने ये लिख दिया कि वाटर है, वाटर का फॉर्मूला लिखा मैंने क्या, H2O, तो आपको इससे क्या क्या चीज़ें पता चल रही है, मतलब 1 मोल का ही पता चल रहा है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूले के अंदर मतलब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का कितना प्रेजेंट होता है, अगर आपने केमिकल फॉर्मूला लिख दिया किसी भी कंपाउंड का तो वो कितना प्रेजेंट है, 1 मोल प्रेजेंट है। और मोल जो होती है वो यूनिट होती है क्या कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर गिवन कंटेंट कितना है, ठीक है। तो जैसे हम मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम का यूज़ करते हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर सेंटीमीटर का यूज़ किया जाता है, टाइम के मेजरमेंट के लिए हम सेकंड का यूज़ करते हैं, टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हम डिग्री सेल्सियस या केल्विन का यूज़ करते हैं। तो उसी प्रकार ये कहता है कि जो कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर कितना कंटेंट प्रेजेंट है, तो उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, 1 मोल। तो ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफाई है साइंटिस्ट के द्वारा कि एक जो केमिकल फॉर्मूला जो लिखा हुआ होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 मोल। ये आगे भी आपको समझ में आ जाएगा जब हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। तो केमिकल फॉर्मूला आपको इतनी सारी चीज़ों के बारे में बता देता है, ओके। अब लिखेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास। ये इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है, आपको हर एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास, सेम चीज़, ठीक है। मॉलिक्यूल का मास, कोई भी मॉलिक्यूल आपको गिवन है उसका टोटल मास कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूल का मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमारे पास एटॉमिक मास होगा, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास जो है उसको हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन ऑफ द सम ऑफ एटॉमिक मास of the atoms of different elements in a molecule, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक मास का सम, जोड़, वो क्या कहलाता है तुम्हारे पास, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। यूनिट क्या रहेगी इसकी, यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगी बेटा, यू, ठीक है, क्या रहेगी, U, ओके। तो मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया H2O, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, लेकिन इसके एटम्स कितने हैं बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि भी जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे ना सभी का मास चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन एलिमेंट था तो हाइड्रोजन एलिमेंट का हमने मास लिख दिया 1 और उस 2 को छोड़ दिया, क्योंकि पूरे के पूरे केमिकल फॉर्मूले के अंदर, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स है ना उन सभी का आपको क्या देखना है, एटॉमिक मास देखना है। क्लियर होगी ये बात, ठीक है। 2 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 16, कितना होता है, 16। तो अगर आपको याद नहीं है तो ये 30 तक आप एटॉमिक मास जो है पीरियोडिक टेबल से याद कर लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो 2 + 16 कितना हो गया, ये 18U, कितना हो गया, 18U। इसी में ही चेंजमेंट करती हूँ मैं थोड़ा सा। मैंने आपको बोल दिया H2O का ना कितना आ गया, 18U। अगर मैंने बोल दिया आपको 2H2 का मोलर मास कैलकुलेट करो भाई, 2H2O का, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, वही चीज़ आपको वैसे ही स्टेप रखना है। कैसे कि पहले किसका, हाइड्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, 1, इसके लेकिन मल्टीप्लाइड में इसके एटम्स। अब एटम्स देखो टोटल कितने हैं, 2 × 2 = 4 हो गए यहाँ पर, प्लस फिर कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया,
ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 एटॉमिक मास, लेकिन ऑक्सीजन के भी तो एटम्स कितने हैं, इसका 1 है यहाँ पर, तो 2 1 जा 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, आपने सोल्व करना है। तो 4 + 32 कितना आ जाएगा, ये 36U। डोंट बी कंफ्यूज बेटा, ओके। इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं। अमोनिया दे दिया, जैसे अमोनिया का मोलर मास जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, मोलर मास या मोलिकुलर मास, सेम थिंग। नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई कितना करेंगे 3 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 14 + 3 = 17U। क्या आ जाएगा 17U, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत सारी स्पीशीज़ का कैलकुलेट कर सकते हो। और देख लो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। एटम्स कितने हैं तुम्हारे पास, 7 एटम्स हैं। तो सभी एटम्स का एटॉमिक मास ऐड करना है। तो सबसे पहले कौन आया, हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन का कितना 1 मल्टीप्लाइड बाई कितना 2, ठीक है। प्लस सल्फर कितना होता है बेटा 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 एटम्स, और सल्फर के कितने एटम है 1 ही है, तो मैंने सिर्फ 32 लिया है, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 32, ठीक है। सोल्व करेंगे 2 + 32 16 4 जा 64, 4 2 6 8 9 98U एटॉमिक मास ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एटॉमिक मास दे रखा है किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, ओके। तो ये बहुत ही इजी भी है, और आपको लर्न भी करने हैं कहाँ तक 30 तक एटॉमिक मास लर्न करने हैं, ठीक है। 30 तक नहीं तो कम से कम आप 20 तक तो लर्न कीजिए, ताकि आपको मोलर मास निकालने में प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको कुछ देती हूँ, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, कुछ कंपाउंड्स आपको देती हूँ, आपको उनके जो मोलिकुलर मास हैं वो कैलकुलेट करके देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ से। लिखेंगे आप, फर्स्ट है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। सेकेंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, NaOH, ठीक है। थर्ड इथेनॉल या मिथेनॉल ले लो, मिथेनॉल, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3OH, ठीक है। और देख लो अमोनिया हो गया था, अमोनिया कैलकुलेट करवा दिया था मैंने। मीथेन गैस, इसका फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। एसिटिक एसिड जो विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH, ठीक है। CH3COOH। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे पूछूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी कि आपने कैलकुलेट किए तो उनका मोलर मास कितना आया है, ठीक है। तो आप सभी इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। इनके मोलर मास, पहले मोलर मास को याद, एटॉमिक मास को याद करना पीरियोडिक टेबल से, उसके बाद आप उनके जो मोलिकुलर मास हैं उनका सम करके आप उनका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे पूछती हूँ कि इनके एटॉमिक मोलिकुलर मास कितने कैलकुलेट किए हैं आपने, ओके। तो यहाँ तक था क्या मोलिकुलर मास। नेक्स्ट जो है कि भाई जो एटम्स हैं वो आयंस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो कैटाइंस और एनाइंस, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर सीखेंगे, ठीक है। कभी जो एलिमेंट एटम है वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, कभी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, देने से कौन सा चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन को, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, ठीक है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप कंटिन्यू रहिए लेक्चर के साथ, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।